एक खूबसूरत नौजवान और गरीब घर की लड़की जिसके अरमान बहुत बड़े थे, जो लाइफ में कुछ करना चाहती थी। ऐसी ये लड़की अपने कॉलेज के टाइम से कविताएं करना शुरू करती है। उन कविताओं को कॉलेज के प्रोग्राम्स में पेश किया जाता है और वो पॉपुलर होने लगती है। उसकी कविताएं शौर्य रस से भरी हुई है, देशभक्ति से भरी हुई है और अब तो उसे अलग अलग प्रोग्राम्स का इन्विटेशन भी आने लगता है। वो शादियों में, मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में अपनी कविताएं पेश करती है। अलग अलग कॉलेजेस से उसे इनवाइट किया जाता है और ऐसे ही जब वो एक कॉलेज में परफॉर्म कर रही थी तब उस पर एक हैवान की नजर पड़ती है। वो उस कॉलेज का मालिक था। ऐसे उसके कई और कॉलेजेस भी थे। उन सभी कॉलेजेस के अंदर वो इस लड़की को शोज करने के लिए बुलाता है, उम्मीद से दुगना पैसा देता है। उसे ये लगने लगता है कि मेरी कविताएं सबको पसंद आ रही है, इसीलिए मुझे इतना पैसा मिल रहा है। लेकिन असल में बात कुछ और थी। देखते ही देखते वो लड़की उस कॉलेज के मालिक के साथ प्यार कर बैठती है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये प्यार एक दिन उसकी जान ले लेगा। इस लड़की का नाम था मधुमिता शुक्ला और इस हैवान का नाम था अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि त्रिपाठी कोई पैदाइशी रईस नहीं था। वो ईस्टर्न यूपी के गोरखपुर का रहने वाला था। उसके कॉलेज के दिनों से ही अमरमणि त्रिपाठी ने अपना एक गैंग बनाकर क्राइम की शुरुआत कर दी थी। उसे एक उस्ताद मिल गया जिसका नाम था हरिशंकर तिवारी। उन दिनों ईस्टर्न यूपी में ब्राह्मण और ठाकुरों में बड़ा संघर्ष हुआ करता था। आए दिन मर्डर्स होते रहते थे। दोनों जातियों में अपने अपने बाहुबली तैयार हो चुके थे। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण समाज का बाहुबली था और कल्याण सिंह के बीजेपी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुका था। अमरमणि त्रिपाठी भी ब्राह्मण था और इसीलिए उसने हरिशंकर तिवारी का हाथ थाम लिया। अब वो हरिशंकर तिवारी के लिए क्राइम करने लगा। दूसरी तरफ ठाकुरों का बाहुबली था वीरेंद्र प्रताप शाही। हरिशंकर और वीरेंद्र प्रताप के गुटों में अक्सर झड़पें हुआ करती थी। दोनों गुट एक दूसरे से रास्ते पे भी टकराते थे और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और पॉलिटिक्स में भी। 1989 के चुनाव में जब अमरमणि त्रिपाठी जीत गया, तब से उसका राजनीतिक कद बढ़ने लगा था। अमरमणि के गॉडफादर को, हरिशंकर तिवारी को ये बात अब चुभने लगी थी। अपना चेला अपने से बड़ा हो रहा है और अपनी वैल्यू कम हो रही है, ये बात हरिशंकर को खटकने लगी थी। अमरमणि ने भाप लिया था कि अब हरिशंकर का साथ ज्यादा दिन नहीं है और अगर साथ रहे तो हरिशंकर अमरमणि को कभी बड़ा नहीं होने देगा। अमरमणि ने वीरेंद्र प्रताप से पहले ही दोस्ताना रिश्ते रखे हुए थे। आखिरकार एक दिन अमरमणि त्रिपाठी का अपने गुरु से, हरिशंकर तिवारी से झगड़ा हुआ और उसने वीरेंद्र प्रताप का हाथ थाम लिया। मधुमिता शुक्ला उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लखीमपुर से आती थी। उसके पिता केपी शुक्ला राज्य सरकार में क्लास 4 के एम्प्लॉई थे। गांव से होने के बावजूद मधुमिता के सपने बहुत बड़े थे। वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, इसीलिए 12वीं क्लास के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसे कविताएं लिखने में बड़ी दिलचस्पी थी। वो करीब 13-14 साल की थी तब से कविताएं लिखा करती थी और उसके घर वालों को और दोस्तों को सुनाती थी। धीरे धीरे उसकी कविताएं पॉपुलर होने लगी। अलग अलग कवि सम्मेलनों में उसे इनवाइट किया जाने लगा और ऐसे ही एक सम्मेलन में उसकी मुलाकात हुई अमरमणि त्रिपाठी से। मधुमिता को देखते ही अमरमणि की हवस जाग उठी। किसी नई लड़की को, किसी युवा लड़की को हासिल करना और उसके साथ संबंध बनाना अमरमणि के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने मधुमिता को अपने दूसरे कॉलेजेस में भी आमंत्रित किया। प्रोग्राम के बाद डिनर के लिए उसने मधुमिता को अपने घर बुला लिया। इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर की तरफ से डिनर पर बुलाया जाना मधुमिता जैसी गरीब घर की लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। अमरमणि अब अक्सर मधुमिता को अपने घर बुलाया करता था, उसे पैसे दिया करता था और धीरे धीरे उन दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी। ये सब कुछ अमरमणि की बीवी मधुबनी को पता था। बावजूद इसके उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अमरमणि ने करीब 1.25 लाख रुपए में मधुमिता के लिए लखनऊ में एक घर खरीदा, पेपर मिल कॉलोनी में, और अब मधुमिता वहां रहने लगी थी। अमरमणि अक्सर लखनऊ आता रहता था और मधुमिता के घर रात गुजारता था।
2002 के विधानसभा चुनाव घोषित हुए और अमरमणि बीएसपी के टिकट से चुनाव जीत गया और मायावती की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन गया। सब कुछ आलबेल चल रहा था। मधुमिता को पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके भाई को भी अमरमणि त्रिपाठी ने सरकारी नौकरी लगवा दी थी और ऐसे में मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई। अमरमणि को जब ये बात पता चली तब उसने मधुमिता को अबॉर्शन करवाने को कहा। वो उसके लिए सिर्फ एक खिलौना थी, मनोरंजन का एक साधन थी। प्यार मोहब्बत का कोई रिश्ता अमरमणि के दिल में नहीं था। दिक्कत ये थी कि मधुमिता अमरमणि त्रिपाठी से सच्चा प्यार कर बैठी थी। वो अमरमणि के साथ घर गृहस्थी बसाने के सपने देखा करती थी। अमरमणि त्रिपाठी ने उसे साफ शब्दों में कह दिया था कि वो शादी के ख्याल उसके मन में से निकाल दे और जल्द से जल्द अबॉर्शन करवा ले, लेकिन मधुमिता नहीं मानी। कुछ महीने बीते और ये प्रेगनेंसी वाली बात अमरमणि की बीवी मधुबनी तक पहुंची। अपने पति की सारी नाजायज हरकतें आज तक मधुबनी सहती आ रही थी, लेकिन उसके बेटे के अलावा और कोई अमरमणि का वारिस हो ये बात मधुबनी को मंजूर नहीं थी। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया। आए दिन अमरमणि और मधुबनी के झगड़े हुआ करते थे। बात इतनी बढ़ गई कि मधुबनी ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। अमरमणि की बीवी का उससे अलग होना अमरमणि की पब्लिक इमेज के लिए सही नहीं था। अमरमणि ने मधुबनी को भरोसा दिलाया कि वो मधुमिता को अबॉर्शन करने के लिए मना लेगा और इसके बाद कभी भी वो मधुमिता से कोई संबंध नहीं रखेगा। मधुबनी इस बात पर मान गई। इस तरफ अमरमणि की तरफ से बार बार मधुमिता शुक्ला पर अबॉर्शन करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था, लेकिन मधुमिता अपने हठ पर अड़ी रही और उसने अबॉर्शन नहीं करवाया। अब ये बात अमरमणि के पॉलिटिकल करियर के आड़े आ रही थी। उससे ज्यादा अमरमणि का ईगो हर्ट हो चुका था। एक बड़े पॉलिटिशियन को एक मामूली लड़की चैलेंज कर रही है, ये बात उसे सहन नहीं हो रही थी। अमरमणि ने मधुमिता को हमेशा एक प्रोस्टिट्यूट की तरह ही देखा था। वो उसके मनोरंजन का साधन थी। उससे ज्यादा कोई इमोशन उसके दिल में नहीं थे और इसके बावजूद भी इतनी छोटे घर की लड़की अगर उसे चैलेंज कर रही है, ये बात उसे सहन नहीं हो रही थी। और फाइनली अमरमणि त्रिपाठी और उसकी बीवी मधुबनी ने मिलकर मधुमिता शुक्ला को मारने का प्लान बना दिया। 9 मई 2003 के दिन कुछ लोग मधुमिता शुक्ला के घर पर आए जो पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ में था। मधुमिता के साथ उसकी छोटी बहन निधि और उसका नौकर देशराज भी रहता था। जब ये लोग आए तब निधि किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। डोर बेल बजी और देशराज ने दरवाजा खोला। उन लोगों ने एक चिट्ठी देशराज को दे दी। देशराज ने वो चिट्ठी मधुमिता शुक्ला को दे दी। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद मधुमिता दरवाजे तक आई और उसने दरवाजा खोला और उन लोगों को घर के अंदर आने दिया। वो लोग घर में आकर बैठे। देशराज उनके लिए चाय बनाने किचन में गया। कुछ मिनट बाद गोलियों की और मधुमिता के चीखने की आवाजें आई। ये आवाजें सुनकर देशराज किचन में से दौड़ा दौड़ा ड्राइंग रूम के अंदर आ गया और उसने देखा कि वो जो लोग आए थे वो लोग तो चले गए थे और यहाँ पे मधुमिता जमीन पे गिरी हुई थी। उसे गोली लगी हुई थी और चारों तरफ मधुमिता का खून फैला हुआ था। ये देखकर देशराज ने आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया और मधुमिता को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन ऑन द स्पॉट मधुमिता मर चुकी थी। पुलिस को बुलाया गया। मधुमिता के नौकर देशराज ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। देशराज ने मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी के प्रेम संबंधों के बारे में भी पूरी विस्तार से जानकारी दी। अमरमणि का नाम सुनते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही संभल कर चल रही थी। पोस्टमार्टम के अंदर यह पता चला कि मधुमिता 7 महीने की गर्भवती थी। बच्चे का डीएनए सैंपल लिया गया, लेकिन उसे पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए नहीं भेजा गया। शायद उन्हें ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी जिसकी वजह से पुलिस का रवैया इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही कैजुअल था। अमरमणि त्रिपाठी उस वक्त उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था और उनकी प्रशासन पर पूरी पकड़ थी। पूरी तैयारी की जा रही थी इस केस को ठंडे बस्ते में बंद करने की। लेकिन मधुमिता की बहन चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं का दरवाजा खटखटाया। कई विरोधी पार्टी के नेताओं से वो जाकर मिले और सपोर्ट जुटाने की कोशिश की। इस केस को जिंदा रखने में वहाँ की मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो इस केस को हर रोज अखबारों में कवर करते ही रहे। ऐसे में मधुमिता की माँ और उसकी बहन निधि ने पब्लिकली ये आरोप लगाया कि मधुमिता की हत्या के पीछे अमरमणि त्रिपाठी
की बीवी मधुबनी का हाथ है। इस आरोप का कारण यह था कि मधुमिता के प्रेगनेंसी के बाद अमरमणि त्रिपाठी की बीवी मधुबनी कई बार मधुमिता के घर पे आती थी, उससे गालियां देती थी, उससे कोसती थी, उससे झगड़ा करती थी और फाइनली उसे अबॉर्शन करने के लिए बार बार कहती थी। जब यह आरोप पब्लिकली लगाया गया तब अमरमणि के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा बहुत बढ़ गया। लोग रास्ते पे उतर आए। मायावती सरकार पर अमरमणि को कैबिनेट से बाहर निकालने के लिए प्रेशर बढ़ रहा था। बढ़ते दबाव के मद्देनजर पुलिस की तरफ से एक और झूठी अफवाह फैलाई गई। अफवाह ये थी कि मधुमिता शुक्ला ने IIT कानपुर के एक स्टूडेंट से शादी कर ली थी जिसका नाम था अनुज मिश्रा। मधुमिता के पेट में जो बच्चा था वो उसी शादी का था और ये शादी लखनऊ के एक ब्राह्मण ने करवाई थी जिसका नाम था गया प्रसाद दीक्षित। यह अफवाह सभी जगह फैलाई गई जिससे अमरमणि त्रिपाठी पर का लोगों का ध्यान हट जाए। पत्रकारों की तरफ से उस गया प्रसाद दीक्षित का बयान लिया गया और साबित हुआ कि ऐसी कोई शादी उसने नहीं करवाई थी। एक तरकीब नहीं चली तो पुलिस की तरफ से दूसरी तरकीब निकाली गई। एक समाजवादी पार्टी के लीडर का नाम लिया गया और ये बताया गया कि उसका इस हत्या के साथ संबंध है। इस नेता पर पहले से ही कुछ संगीन जुर्म के मुकदमे चल रहे थे तो पुलिस को ये लगा कि ये वाली तरकीब काम कर जाएगी। लेकिन उस वक्त के समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने इस मामले में ध्यान देना शुरू किया। उनकी पार्टी का नाम लेकर पुलिस ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और मायावती ने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया हुआ था। मुलायम सिंह ने केंद्र पर CBI इंक्वायरी करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। उतना ही नहीं तो उनके भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर से उस समाजवादी पार्टी के नेता का नाम भी हटवा दिया। आए दिन सड़क पर प्रदर्शन हो रहे थे। मधुमिता की मां ने और बहन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर केस फाइल की थी और उसके साथ कई और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस कोर्ट में फाइल की गई थी। मायावती सरकार ने दबाव में आकर लखनऊ के स्पेशल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनिल अग्रवाल और दूसरे 4 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया और केस को क्राइम ब्रांच से CID को ट्रांसफर कर दिया। CID के पास इन्वेस्टिगेशन आते ही केस के अंदर एक नई जान आ गई। CID को मधुमिता के घर से कई ऐसी चीजें मिली जो अमरमणि त्रिपाठी ने मधुमिता को गिफ्ट की हुई थी। उतना ही नहीं तो मधुमिता की एक डायरी भी CID के हाथ लगी। इस डायरी ने केस का पूरा रुख बदल दिया। उसमें मधुमिता और अमरमणि की सारी बातें लिखी हुई थी। मधुमिता ने अमरमणि को एक नाम दिया हुआ था, एक सीक्रेट नाम दिया हुआ था, विक्टर। अमरमणि की बीवी मधुबनी को नाम दिया हुआ था M। इस डायरी ने CID को सब कुछ बता दिया। मधुमिता के बच्चे का DNA सैंपल लिया तो गया था लेकिन वो पैटर्निटी टेस्ट के लिए कभी भेजा नहीं गया था। CID के पास केस आने के बाद इस सैंपल को पैटर्निटी टेस्ट के लिए भेजा गया और ये सैंपल अमरमणि त्रिपाठी के DNA से मैच हो गया। ये बात जब मीडिया में आई तब मायावती के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। उन्होंने अमरमणि को अपनी कैबिनेट से निष्कासित कर दिया। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि मधुमिता शुक्ला का मर्डर के अंदर अमरमणि त्रिपाठी का कोई हाथ है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर मधुमिता की मां मुझे ये लिख के दे दे कि अमरमणि त्रिपाठी निर्दोष है तो मैं आज भी अमरमणि त्रिपाठी को वापस अपने कैबिनेट में ले लूंगी। इस स्टेटमेंट के पीछे एक वजह थी। मधुमिता की मां और बहन निधि को अमरमणि के लोगों की तरफ से कभी प्यार से तो कभी डरा कर ये बोला जा रहा था कि वो अमरमणि को क्लीन चिट दे दे। जब वो नहीं मानी तो उन्हें भी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। उस वक्त उत्तर प्रदेश CID के महानिदेशक थे महेंद्र लालका। मायावती सरकार की तरफ से उन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो अमरमणि त्रिपाठी को क्लीन चिट दे दे, लेकिन महेंद्र लालका नहीं माने। मायावती सरकार ने उन्हें भी सस्पेंड कर दिया। एक अमरमणि को बचाने के लिए मायावती सरकार इस हद तक गिर चुकी थी, लेकिन महेंद्र लालका को सस्पेंड करना मायावती सरकार को भारी पड़ा। अब लोगों का CID इन्वेस्टिगेशन से भी भरोसा उठ चुका था। लोगों ने अब इस केस को CBI को ट्रांसफर करने की मांग उठाई। समाजवादी पार्टी और बाकी विपक्ष ने भी विधानसभा में इस इशू पर सरकार को कॉर्नर किया। मायावती की उस वक्त की इमेज ये थी कि वो शासन चाहती है और गुंडागर्दी करने वालों के वो सख्त खिलाफ है, लेकिन अब ये इमेज खराब होने लगी थी। डैमेज कंट्रोल करने के लिए मायावती ने केंद्र से सिफारिश की कि वो इस केस को CBI को ट्रांसफर करना चाहती है। 17 जून 2003 के दिन
ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने सबसे पहले उन पुलिस ऑफिसर्स को रिमांड पर लिया जिन्होंने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हेराफेरी की थी। मामले की तह तक जाते हुए सीबीआई को 2 बड़े सबूत मिले। जो लोग मधुमिता को मारने आए थे वो लोग अमरमणि की बीवी मधुबनी के साथ संपर्क में थे। उनकी कॉल रिकॉर्ड्स सीबीआई के हाथ लग गई। अमरमणि ने हत्या के 3 दिन पहले मधुमिता को बार बार फोन किए थे। ये रिकॉर्ड्स भी सीबीआई के हाथ लगे। सीबीआई के लिए मधुमिता के नौकर देशराज का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस तरफ मधुमिता की बहन निधि ने अपना संघर्ष जारी रखा था। कई धमकियों के बावजूद वो अलग अलग ऑफिसर्स को और नेताओं को मिलती रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार निधि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उसका ये कहना था कि अमरमणि के राजनीतिक प्रभाव की वजह से सीबीआई जांच बहुत धीरे हो रही है। प्रभावी जांच के लिए इस केस को उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली या तमिलनाडु शिफ्ट करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इस केस को 8 फरवरी 2007 के दिन उत्तराखंड में ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से अब ये केस नेशनल इशू बन गया था। पूरे देश में से निधि को समर्थन मिल रहा था। 16 जुलाई 2012 के दिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमरमणि और उसकी बीवी मधुबनी दोनों को मधुमिता शुक्ला के हत्या के आरोप में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। एक उभरता हुआ सितारा, एक मासूम लड़की एक दरिंदे की हवस का शिकार बन गई और खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी मधुमिता शुक्ला की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।